हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपने चैनल को विद्या क्लासेस में हूँ और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे करेंट अफेयर्स के बारे में और आज के हम बात करेंगे 18 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत 18 से 21 अक्टूबर तक नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी करेगा। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। पहला ऑप्शन है लियो, दूसरा ब्रुसेल्स, तीसरा हेग, चौथा न्यूयॉर्क। लियो ये फ्रांस का शहर है, ब्रुसेल ये बेल्जियम का है और हेग ये स्विट्जरलैंड का शहर है, न्यूयॉर्क ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक शहर है। अब बात करते हैं की पॉइंट। तो ये इंटरपोल का जो 90वीं महासभा की मेजबानी भारत करेगा, जो नई दिल्ली में होगी। महासभा की मेजबानी भारत के नई दिल्ली में होगी। आखिरी बार भारत 1997 में इसका मेजबानी किया था और इस संगठन में 1949 में शामिल हुआ था। और इसके बारे में इंटरपोल के बारे में एडिशनल जानकारी लेते हैं। इसका मुख्यालय लियो शहर में है। इसके अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी हैं और इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, इंटरपोल की मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राइट आंसर होगा। अब और इंटरपोल की मुख्यालय ये लियो में है, जो फ्रांस का एक शहर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और भारत कब इसमें शामिल हुआ था? तो 1923 में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 17 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 16 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 18 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 4 15 अक्टूबर। तो पहले देख लेते हैं की पॉइंट्स क्या कह रहा है। की पॉइंट्स कह रहा है कि विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना दिवस 16 अक्टूबर 1945 को भी मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1979 में हंगरी के पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी के सुझाव पर की गई थी। और 2022 के विश्व खाद्य दिवस थीम था लिव नो वन बिहाइंड। अब पहले जान लेते, एक बार फिर से रिपीट करते हैं अगेन। विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? ये दुनिया भर में भूख और भोजन की बर्बादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है खाद्य एवं कृषि संगठन, ये भी इनका दिवस भी मनाया जाता है। और इस दिन की स्थापना पूर्व कृषि मंत्री डॉक्टर पाल रोमानी के सुझाव पर की गई थी। और 2022 का थीम था विश्व खाद्य दिवस का लिव नो वन बिहाइंड। तो हमारा अब क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन ऑप्शन पे देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 2
राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं। तो अब हमें याद रखना है 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक बार फिर से, ये बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में और नोट्स भी एक डाल लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने भारतीय बैंकों के साथ भारतीय सेना ने नामांकन पर अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन 1 है 5 बैंक, ऑप्शन 2 है 14 बैंक, ऑप्शन 3 है 17 बैंक, ऑप्शन 4 है 11 बैंक, ऑप्शन 5 है इनमें से कोई नहीं। पहले जानते हैं इसके बारे में, इसका डिस्कशन करते हैं ब्रीफ। भारतीय सेना ने, की पॉइंट हमारा कह रहा है, भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन किए हैं। ये कौन कौन से बैंक हैं? तो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, IDBI बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है और बंधन बैंक है। अग्निवीर योजना के तहत अग्निपथ का पहला बैच जनवरी 2023 तक प्रशिक्षण केंद्रों में शामिल हो जाएगा। अग्निवीर योजना भारत सरकार अभी हाल ही में लाए हैं और इसके तहत तीनों सेनाओं में 4 साल के एक शॉर्ट पीरियड जॉब मुहैया कराया जाएगा। और तो हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। कितने भारतीय बैंकों के साथ भारतीय सेना ने नामांकन पर अग्निवीरों की बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 11 बैंकों के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पुरुष एयर राइफल की टीम ने 16 अक्टूबर 2022 को ISS F-20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा था? पहला है मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है, दूसरा थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, इजराइल जिसकी राजधानी तेल अवीव है, तुर्की जिसकी राजधानी इस्तांबुल है। तो पहले हम ब्रीफ में जाते हैं क्या है। तो इसका है राइट आंसर होगा मिस्र में इस बार 16 अक्टूबर 2022 को ISSF की विश्व चैंपियनशिप मिस्र काहिरा में किया गया था। और एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका की टीम को हराकर महिला एशिया कप T20 खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच किस देश में आयोजित किया है? पहला श्रीलंका है, दूसरा संयुक्त अरब, श्रीलंका की राजधानी ये कोलंबो है, आर्थिक राजधानी श्री जयपुर, संयुक्त अरब अमीरात दुबई, भारत नई दिल्ली, बांग्लादेश ढाका। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 15 अक्टूबर 2022 को किस स्टेडियम में फाइनल
फाइनल खेली, जिसमें श्रीलंका टीम को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। तो ये होगा सिलहट इंटरनेशनल, बांग्लादेश में है और स्टेडियम का नाम है सिलहट इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम। यह भारत के एशिया कप के फाइनल में 5वीं बार, और भारतीय टीम ने श्रीलंका को 5वीं बार मात दी है, और भारत का रिकॉर्ड 7वां महिला एशिया कप खिताब है। और इसमें फाइनल मुकाबला में रेणुका सिंह, जो भारतीय प्लेयर हैं, महिला प्लेयर हैं, उनको मैन ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार मिला था। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो फाइनल, एशिया कप का फाइनल बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। क्रिकेट से जुड़े और भी कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट है, रोहित शर्मा ने 2 अक्टूबर 2022 को 400 टी20 मैच खेलने वाले देश के पहले क्रिकेटर बन गए। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने 19 सितंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये रुबेल हुसैन ये तेज गेंदबाज है बांग्लादेश के। 19 सितंबर 2022 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बांग्लादेश के विकेट कीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम ने 4 अक्टूबर 2022 को टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के जेम्स ने 27 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 900 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन और एंड्रे सिमन्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 18 जुलाई को 2022 को घोषणा की वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लेंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे ज़्यादा तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 10,191 टेस्ट रन पूरे किए और वह भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर के 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो ये हमारे क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे। पहला अपडेट था रोहित शर्मा 2 अक्टूबर 2022 को 400 टी20 खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी बन गए। दूसरा हमारा पॉइंट है, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज रुबेल हुसैन ने 19 सितंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। बांग्लादेश के विकेट कीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम 4 सितंबर 2022 को टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 27 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। सुनील गावस्कर के नाम से इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर दिनेश रामदीन और एंड्रे सिमन्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 18 जुलाई 2022 को घोषणा की वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लेंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट 10,191 टेस्ट क्रिकेट रन पूरे किए और साथ ही इन्होंने भारतीय पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर को 10,122 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया?
पहला है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, तीसरा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और चौथा है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। पहले जानते की पॉइंट क्या कह रहा है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने 16 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। इसे बनाया किसने है? इसे RDSO हिडाल्को और वोक्सवैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये हमारे मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट है। यह ईंधन की कम खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। एकल रेक अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकता है। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा भारत में स्थित एक भारतीय राज्य है। यह अपने जनजातीय संस्कृति और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। राजधानी भुवनेश्वर सैकड़ों मंदिरों, विशेष रूप से जटिल नक्काशीदार मुक्तेश्वर का आवास है। उड़ीसा हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ क्या कह रहा है? उड़ीसा हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर की तट रेखा है। इस क्षेत्र को उत्कल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन में भी इसका उल्लेख है। उड़ीसा की राष्ट्र भाषा उड़िया है, जो भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, राजधानी भुवनेश्वर है और इसे राज्य का दर्जा मिला था 1 अप्रैल 1936। इसे उत्कल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अपने आते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव साहब ने 16 अक्टूबर 2022 को उड़ीसा के भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। और इसे बनाया कौन है? RDSO हिडाल्को और वोक्सवैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगर ये सही रूप से मतलब कार्य कर गया तो ये साल अपने जीवन काल में 14,500 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम कर सकता है। फिर से उड़ीसा के मतलब एक ब्रीफ जानते हैं शॉर्ट नोट्स में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, राजधानी भुवनेश्वर, राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 को मिला। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 अक्टूबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया? तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया गया। और अश्विनी वैष्णव साहब मूल रूप से उड़ीसा के ही रहने वाले हैं, उड़ीसा से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अपूर्व श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ सिंह, ऑप्शन सी है बलवीर सोमयाल, ऑप्शन डी है अरविंद वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपूर्व श्रीवास्तव। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। विदेश मंत्रालय ने अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन सा है? गिनी गणराज्य का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अवतार सिंह को। और किसने नियुक्त किया है? विदेश मंत्रालय ने। प्रख्यात वकील ललित भसीन को इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अमेरिकन चैम्बर ऑफ कांग्रेस का अध्यक्ष
ललित भसीन को प्रख्यात वकील हैं, जो पेशे से प्रख्यात वकील हैं, उनको नियुक्त किया गया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को नया सीईओ नियुक्त किया गया। विनायक गोडसे को भारतीय डेटा DSCI ने नया सीईओ नियुक्त किया गया है विनायक गोडसे को। डॉक्टर राजीव बहल 3 साल के अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 1900 थाईलैंड नागेश सिंह को थाईलैंड के अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये हुए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पहले इसके की पॉइंट पे आते हैं। 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को 121 देशों में 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2021 में 116 देशों में 101वां स्थान प्राप्त हुआ था। और इस बार ये अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में बेहद खराब प्रदर्शन किया है। और इसके डेटा जारी करने वाले संस्था है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्प। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। तो 14 अक्टूबर 2022 को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक होगी 107। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 14 अक्टूबर 2022 को IIT दिल्ली में इन्वेंटिव पहले ऑल IIT R&D शोकेस का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन 1 है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन 2 है पीयूष गोयल, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर 4। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 14 अक्टूबर 2022 को IIT दिल्ली में इन्वेंटिव का उद्घाटन किया, जो कि अब तक का पहला अखिल IIT R&D शोकेस है। इसमें 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस आयोजन में 23 IIT द्वारा कुल 75 परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन 1 नई दिल्ली, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 भोपाल। तो ये दोस्तों नई दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये जयपुर राजस्थान की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी। तो जयपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। लखनऊ
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। भोपाल हैं। भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान सकते हैं। तो पहले इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की। और ये जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। साक्षरता 70% है, 70.6% है। और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं फिर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत अफ्रीका रक्षा संवाद 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के किस शहर में आयोजित होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है सूरत, ऑप्शन नंबर 3 वडोदरा, ऑप्शन नंबर 4 गांधीनगर। तो पहले जानते हैं इसके की पॉइंट पे जाते हैं। भारत अफ्रीका संवाद 18 अक्टूबर 2022 को गुजरात के गांधीनगर में टेक्स एक्सपो 2022 के मौके पर आयोजित किया जाएगा। संवाद पारस्परिक जुड़ाव के लिए विचरण के नए क्षेत्रों का पता लगाएगा। राजनाथ सिंह अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। और 2020 में पहली बार भारत अफ्रीका रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब आते हैं हम गुजरात के एडिशनल जानकारी। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है और इस राज्य के 1600 किलोमीटर की तट रेखा देश में सबसे लंबा है और ये अधिकांश कठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित है। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पे 9वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और करीब राज्य की जनसंख्या 6.27 करोड़ है 2013 के जनगणना सेंसस के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन 2 है भोपाल, ऑप्शन 3 है देहरादून, ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो शिमला ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, भोपाल ये मध्य प्रदेश की है, देहरादून ये उत्तराखंड की है, लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो पहले जानते की पॉइंट के। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 अक्टूबर 2022 को उत्तराखंड के देहरादून में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया है। और उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला प्रथम राज्य है जिसने जुलाई 2022 में बाल वाटिका के साथ पूर्व प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति लागू की थी। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 का स्थान लिया है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को में कुछ संशोधन करके एक नई शिक्षा नीति बनाई गई है जिसका नाम NEP 2020 है। तो हमारा ऑप्शन होगा केंद्रीय, कह रहा क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 16 अक्टूबर 2022 को किस स्थान पर उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हो गया, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे क्लासेज को, विद्या को, क्लासेज को। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।